हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम रीड 2022 साइंस लेवल 2 के अंतर्गत कोशिका विभाजन पढ़ने जा रहे हैं। पहले कोशिका और कोशिका के विभिन्न अंग जो है हमने पढ़ लिए थे, अब हमें पढ़ना है कोशिका विभाजन। ठीक है भाई, तो देखिए भी कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन के अंदर सबसे पहले जो हमें ध्यान रखना है, कोशिका चक्र के बारे में हमें ध्यान रखना है। कोशिका चक्र क्या होता है, ठीक है भाई। तो कोशिका विभाजन जो है, विर्चो का सिद्धांत कोशिका विभाजन के बारे में क्या कहता है। विर्चो ने 1855 ईस्वी के अंदर बताया था कि विद्यमान कोशिका से ही क्या है, नवीनतम कोशिकाओं का निर्माण होता है या नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? विर्चो ने कही थी। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और कोशिका चक्र पहले पढ़ लेते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि जब कोशिका का जन्म होता है, ठीक है, विभाजन के दौरान कह लीजिए, तो कोशिका के जन्म के बाद, ठीक है, कोशिका धीरे धीरे उसमें क्या है, अंग जो है विकसित होना स्टार्ट होते हैं, यानी कोशिका के अंदर वृद्धि होना स्टार्ट होती है। और फिर उसके अंदर क्या है, डीएनए प्रतिकृति का निर्माण होता है, यानी डीएनए डुप्लीकेशन आप इसे कह सकते हो, रेप्लिकेशन कह सकते हो। और इसके बाद क्या है, कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है भाई, और जिससे क्या है, नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है भाई, तो कोशिका विभाजन के अंदर कोशिका चक्र को समझने के लिए हमें ये वाला डायग्राम, इसको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कोशिका चक्र के अंतर्गत क्या होता है कि कोशिका चक्र के अंतर्गत सबसे पहले जीवन अवस्था, कोशिका चक्र जो है, इसके अंदर विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले जीवन अवस्था होती है, जिसका समय लगभग 12 हॉर्स होता है, 12 घंटे होता है। और फिर क्या है, इसके अंदर एस प्रावस्था आती है, जो कि लगभग 8 घंटे की होती है। और G2 प्रावस्था आती है, 3 से 6 घंटे की होती है। और ये जीवन, एस और G2, ये तीनों की तीनों मिलाकर के इंटरफेज कहलाती है। इंटरफेज अवस्थाएं कहलाती, क्या कहलाती है? इंटरफेज अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसमें इंटरफेज में कौन कौन सी अवस्थाएं आ गई? जीवन, एस और G2। ठीक है भाई, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। उसके बाद डिवीजन फेज जो है, ये है इंटरफेज, यानी कोशिका विभाजन से पहले का जो प्रोसेस है। ठीक है, और ये कोशिका विभाजन जब स्टार्ट हो जाता है, तब ये डिवीजन फेज कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर प्रोफेज आती है, मेटाफेज आती है, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस आता है। ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी जो है डिवीजन फेज के अंदर आती है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इसमें आप जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही आप ज़्यादा ध्यान रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर नाम जो है इसमें हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसे इंग्लिश में ही याद कीजिएगा। अब जीवन अवस्था जो है, ये क्या है? दरअसल ये ऐसी अवस्था है जिसके अंदर कोशिका जो है वो अपनी विभाजन की तैयारी प्रारंभ करती है। ठीक है भाई, या फिर कोशिका विभाजन होगा या नहीं होगा, या इसका निर्धारण किस अवस्था से होता है? जीवन अवस्था में होता है। ठीक है भाई, और जीवन अवस्था से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी अवस्था में होता है, आरएनए का संश्लेषण, एंजाइमों का संश्लेषण और कोशिका द्रव्य में वृद्धि, ये सारी की सारी क्रियाएं जो हैं वो जीवन अवस्था में अंतर्गत होती हैं। उसके बाद क्या है, एस फेज आती है, या इसे आप एस अवस्था कह सकते हो। इसके अंदर क्या होता है? डीएनए संश्लेषण होता है, या इसका डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन, या फिर इसका रेप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है भाई, और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो आपको ध्यान रखना है एस प्रावस्था के अंतर्गत होता है, या फिर इंटरफेज के अंतर्गत होता है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है G2, ये 3 से 6 घंटे की अवस्था होती है। और इसके अंदर क्या है, कोशिकांगों का निर्माण होता है, एटीपी का संचयन होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण एस फेज में, ठीक है, ऐसा अवस्था में। और G2 के अंदर क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये बातें आपको कुछ कोशिका चक्र से जुड़ी हुई आपको ध्यान रखनी है। और ये जो हमारे पास ये जो अवस्थाएं हैं, इसको हम थोड़ा डिटेल से आगे पढ़ेंगे, इसको हम आगे पढ़ लेंगे, इस एक एक अवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और ये जो है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है डिवीजन फेज, लगभग 1 घंटे के बराबर ये अवस्था होती है। आपसे पूछेगा सबसे कोशिका चक्र में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? इंटरफेज अवस्था होती है। इंटरफेज में पूछ ले कौन सी अवस्था है, तो जीवन अवस्था है। ठीक है, और सबसे छोटी अवस्था पूछे तो डिवीजन फेज आती है, जिसके अंतर्गत ये अवस्थाएँ शामिल होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको कुछ और बातें ध्यान रखनी है कि हमारा यकृत है, हृदय है, फेफड़े हैं, इनके अंदर कोशिका विभाजन एक निश्चित समय तक ही चलता है, उसके बाद जो है वो रुक जाता है। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और न्यूरॉन जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, इसमें क्या है, जन्म के बाद कोशिका विभाजन जो है वो नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद विभाजन नहीं होता। और ब्लड सेल्स, यानी जो हमारी रक्त कणिकाएँ हैं, ठीक है, कोशिकाएं हैं, उनमें भी क्या है, कोशिका विभाजन नहीं होता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और कोर्निया में गर्भ के बाद कोशिका विभाजन जो है वो नहीं होता। ठीक है, कोर्निया के अंदर गर्भ के बाद जो है वो कोशिका विभाजन नहीं होता। ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कि कोशिका विभाजन का निर्धारण, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कोशिका विभाजन का निर्धारण जीवन प्रावस्था के द्वारा होता है। ठीक है भाई, और यदि जीवन पर कोशिका चक्र रुक जाए, यानी जीवन यानी कोशिका की एक वृद्धि तक आकर वो वहीं पे चक्र जो है वो रुक जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, G0 प्रावस्था कहते हैं। और इसके अंदर क्या है, आगे कोशिका फिर विभाजित नहीं होती, वहीं पे रुक जाती है।
तो इसका एग्जाम्पल जो है वो स्थायी उत्तक कोशिका जो है इसका एग्जाम्पल है, आप याद रखना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कोशिका विभाजन के प्रकार। तो कोशिका विभाजन जो है वो 3 प्रकार का होता है, सभी जानते हैं, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री को माइटोसिस कहते हैं, समसूत्री को मिटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे असूत्री कोशिका विभाजन के अंदर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ये किसके अंदर पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों के अंतर्गत पाया जाता है, जैसे अमीबा है, यीस्ट है, ठीक है, ग्रीन एल्गी है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल है। और इस विभाजन को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष या सरल कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, प्रत्यक्ष या सरल कोशिका विभाजन कौन सा है, असूत्री कोशिका विभाजन है। ठीक है, तो इतनी बातें आपके हैं असूत्री कोशिका विभाजन के बारे में याद रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि असूत्री कोशिका विभाजन जो है निम्न में से किन में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये नाम आपको याद रखने हैं, अमीबा है, यीस्ट, ग्रीन एल्गी और कवक है, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। चलिए भी दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन, जिसे हम मिटोसिस भी कहते हैं, और ये कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी सोमैटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। और मनुष्य के पूरे शरीर के अंदर ये सोमैटिक सेल्स पाई जाती हैं, इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि मनुष्य के पूरे शरीर के अंदर समसूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। ठीक है भाई, और पूरे शरीर में बीच में कुछ अंगों को छोड़कर, ठीक है भाई, तो वो आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आप देखिए, खोज जो है हार्वर्ड और पेल्फ के द्वारा इनकी खोज जो है वो की गई, यानी समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, हार्वर्ड और पेल्फ ने, और इसे माइटोसिस नामकरण जो है वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 के अंदर दिया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक मात्र कोशिका होती है जिस कोशिका का विभाजन होना है, और उससे जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनको पुत्री कोशिकाएं या फिर संतति कोशिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये मात्र कोशिका में क्या है, 46 गुणसूत्र हैं। तो यहाँ पे क्या है, आगे ये एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा, इसके अंदर भी 46 गुणसूत्र, इसके अंदर भी 46 गुणसूत्र। ठीक है भाई, तो क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान है। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसा कौन सा विभाजन है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान है। तो ये बातें भी आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब समसूत्री विभाजन के अंतर्गत आप देखिएगा, इसके अंदर मुख्य तौर पे 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इंटरफेज, ये सबसे बड़ा भाग है, जैसे कि मैंने आपको कोशिका चक्र में बता दिया गया। और इसके बाद होता है मिटोसिस। ठीक है, मिटोसिस फेज होता है, यानी विभाजन प्रावस्था होती है। और इसके अंदर क्या है, ये आगे 2 तरीके से हो सकता है, एक तो साइटोकाइनेसिस और एक कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या है, कोशिका द्रव्य का क्या है, विभाजन होता है। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य का विभाजन होता है। ठीक है भाई, ये बातें आपको ध्यान रखनी, केंद्रक का विभाजन आप कह सकते हो। और इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी आगे अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टेलोफेज। इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम प्रोफेज अवस्था पढ़ लेते हैं। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं। ठीक है भाई, तो प्रोफेज के अंदर मुख्य तौर पे हम इसे अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको हम 2 तरीकों में हम बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो अर्ली प्रोफेज है और एक लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या है, यहाँ पे आप देखिए, ये पूरी कोशिका है और इसके अंदर ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर है और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर ये 2 आपको ये पोल जो है वो दिख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप ध्रुव कह सकते हो या फिर इसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है भाई, सेंट्रियोल का निर्माण जो है वो किस में होता है, अर्ली प्रोफेज के अंदर होता है। ठीक है भाई, और ये जो गुणसूत्र थे इसके अंदर सेंट्रोमियर थे। ठीक है, ये सेंट्रोमियर थोड़े व्यवस्थित होना स्टार्ट होते हैं, अलग अलग होने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे ये व्यवस्थित रूप में आना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आप देख लो इनके मुंह एक तरफ से होना स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे आके फिर क्या है, लेट प्रोफेज के अंदर हम इसको थोड़ा बढ़िया ढंग से देख सकते हैं। तो अगली प्रावस्था के अंदर क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल थे, ये आप देखिए एक सेंट्रियोल यहाँ पे आ गया, पहले ये दोनों इकट्ठे थे, अब ये एक ऊपर चला गया, एक नीचे आ गया। और ये गुणसूत्र सेंट्रोमियर जो है ये इस तरीके से एक्स की शेप में व्यवस्थित होने स्टार्ट हो गए। अब इनका आगे जाके विभाजन हो जाएगा। अब लेट प्रोफेज के अंदर फिर क्या होता है, इसके अगली प्रोफेज के अंदर मेटाफेज होती है। इसकी अगली अवस्था जो है मेटाफेज है। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो ऊपर क्या है हमारे पास सेंट्रोमियर बने थे, ये सेंट्रोमियर इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका जो ये वाला आप सिरा कह सकते हो, ये ऊपर वाले सेंट्रियोल की तरफ हो जाता है और ये नीचे वाले एक सिरा जो है वो नीचे वाले सेंट्रियोल की तरफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलेंगे तो एनाफेज आती है। एनाफेज के अंदर आप देखोगे तो ये जो ऊपर वाला सिरा है ये ऊपर रह जाता है, यानी ये जो सेंट्रोमेयर बने थे इनका विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। ये अलग अलग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, फिर आगे जाकर के ये पूरी तरह ऊपर जो है वो 46 गुणसूत्र और यहाँ पे भी 46 गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है और ये अवस्था टीलोफेज कहलाती है। ठीक है, टीलोफेज के बाद क्या होता है, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस की क्रिया होती है, जिसके अंदर ये कोशिका जो है इसमें खांच बनती है और यहाँ पे आप देखिए ये ऊपर एक केंद्रक है, ये एक नीचे केंद्रक है, ऊपर भी क्या है
ऊपर भी कोशिका झिल्ली आ चुकी है, नीचे भी कोशिका झिल्ली आ चुकी है, और ये बाहर क्या है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, इनका क्या है, विभाजन होता है, और फिर आगे 46 गुणसूत्रों वाली 2 कोशिकाओं, नई कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या है, ये कोशिका विभाजन जो है इस तरीके से संपन्न होता है। अब हम इसके कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात जो आपसे प्रोफेज में पूछी जाती है कि कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है या सेंट्रोसोम का निर्माण होता है, वैसी है प्रोफेज अवस्था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मेटाफेज है, इसके अंदर क्या है, कोशिका प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिकाएं प्लेट, आप ये कोशिका प्लेट आप कह सकते हो। ठीक है, ये जो है कोशिका प्लेट आप कह सकते हो, इसे कोशिका प्लेट का निर्माण होता है या फिर ध्रुवों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, और फिर एनाफेज के अंदर क्या है, गुणसूत्रों का निर्माण होता, गुणसूत्रों का विभाजन होता है। ठीक है, एनाफेज के अंदर गुणसूत्रों का विभाजन, और टीलोफेज के अंदर केंद्रक झिल्ली का पुनरुद्भवन, यानी केंद्रक झिल्ली जो है वापस आ जाती है टीलोफेज के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस के अंदर कोशिका विभाजन संपन्न होता है। ठीक है भाई, तो ये जो है समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में आपको इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन, इसे हम मियोसिस भी कहते हैं, और ये क्या है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसकी खोज की बात करें तो बीजमैन ने की थी। मियोसिस नामकरण जो है फार्मर और मुरे ने दिया था 1905 में। ठीक है भाई, तो ये जनन कोशिकाओं में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर क्या है, एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इसके अंदर एक मात्र कोशिका के अंदर यदि गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो पुत्री कोशिकाओं, प्रत्येक पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या n ही रह जाती है, यानी आधी रह जाती है। तो मात्र कोशिका के गुणसूत्रों की आधी संख्या यहाँ पे बचती है, इसलिए इसे अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है पुत्री कोशिका जो है परस्पर वे अपनी मात्र कोशिका से असमान होती हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जबकि मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है। और इसे क्या है, क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है, इसलिए इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं, न्यूनकारी कोशिका विभाजन। ठीक है भाई, तो अब मियोसिस की क्रिया को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं अभी। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, ये विभाजन जो है वो 2 तरीके का हो सकता है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होता है, इसे विषम रूपी या आवास या क्या कहते हैं, हरास विभाजन भी कहा जाता है, यानी इसके अंदर के न्यूनकारी विभाजन आप कह सकते हो, सीधी सी बात है। विषम रूपी या फिर आवास विभाजन भी से कहा जाता है, और 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण इसके अंदर होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर मात्र कोशिका के अंदर 2n गुणसूत्रों की संख्या, तो यहाँ पे कितनी बचेगी, n ही गुणसूत्रों की संख्या बचेगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, समरूपी विभाजन कहा जाता है, और 4 पुत्री कोशिकाओं का इसमें निर्माण होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिका और मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। यहाँ पे आप देखिए n है, तो n से n वाली ही कोशिकाएं आगे बनेगी, और यह विभाजन जो है समसूत्री विभाजन के समान होता है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर जो पाई जाने वाली अवस्थाएं हैं वो भी क्या है, समसूत्री कोशिका विभाजन के बिल्कुल क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेज सेकंड, ठीक है, और मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड, ये इनको नाम दिए गए हैं। ठीक है भाई, अब देखिए, ये हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ा था, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या है, ये 4 अवस्थाएं आती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, और एनाफेज फर्स्ट, और टीलोफेज फर्स्ट। ठीक है, और प्रोफेज फर्स्ट में भी आगे क्या है, कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। ठीक है, एल से हमने लिख रखा है लिप्टोटिन, ठीक है, और जेड से हमने लिख रखा है जाइगोटिन, और पी से पिकेटिन, और डी से क्या है, डिप्लोटिन, और डी से आगे वाले डी है, इससे क्या है, डायाकाइनेसिस, इसके अंदर क्रियाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं। ठीक है भाई, अब देखिए इनको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, एल से मैंने किस अवस्था को लिख रखा है, जेड से किसको, पी से किसको, और डी पहले जो आ रहा है और डी जो बाद में आ रहा है। ठीक है भाई, ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। उसके बाद आप देखिए प्रोफेज फर्स्ट जो है वो क्या है, लंबी अवस्था है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सबसे लंबी अवस्था है। और एल जो है, एल का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है लिपोटिन, ठीक है, लिप्टोटिन। ठीक है, तो ये अवस्था है, और ये क्या है, सबसे छोटी अवस्था है, और इसके अंदर द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसके अंदर गुणसूत्र पतले और लंबे होते हैं, जिन्हें क्या है, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा। ठीक है, और इसके अंदर जोड़े के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे बाईवैलेंट गुणसूत्र भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो उसके बाद आता है जेड, यानी जाइगोटिन, और इसके अंदर क्या है, हाँ, ये जेड की विशेषता थी भी, जेड जो है इसके अंदर जोड़े गुणसूत्र और बाइवेलेंट, इनको गुणसूत्र भी कहा जाता है, और सेंट्रियोल केंद्र के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है भाई, यानी जो सेंट्रियोल बनते हैं वो क्या है, केंद्र के विपरीत ध्रुवों की ओर जो है गमन करते हैं, चले जाते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है, केंद्रिका बड़ी हो जाती है,
और तंतु और एस्टर का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और पिकेटिन अवस्था के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र जो है लंबाई में विभाजित होता है और प्रत्येक जोड़े गुणसूत्र में 4 क्रोमेटिड यानी टेट्रावैलेंट यहाँ पे होते हैं। गुणसूत्र कैसे होते हैं, टेट्रावैलेंट होते हैं। ठीक है भाई, और क्रोमेटिडों के टूटे हुए भाग जुड़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर की घटना कहाँ पे पाई जाती है, तो इस अवस्था के अंदर पाई जाती है, पिकेटिन अवस्था के अंदर। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डी यानी डिप्लोटिन अवस्था के अंदर क्या होता है, समजात गुणसूत्र विभाजन होने लगता है और परंतु जोड़ों के 2 सदस्य पूरी तरह अलग अलग नहीं हो सकते और एक्स के रूप में, यानी जैसे एक्स होता है वैसे ही जुड़े रहते हैं, पूरी तरह से अलग नहीं होते। और इसे क्या कहते हैं, काइंजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, काइंजमेटा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है हमारे पास डायाकाइनेसिस। केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है और सेंट्रोसोम अलग अलग हो जाते हैं और तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये सारी अवस्थाएं जो हैं वो मैंने आपको बता दी किस तरीके से कौन सी अवस्था में किस तरीके का विभाजन पाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो ये आपको बेहद पसंद आया होगा और आप ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, ठीक है, कि आपको लास्ट 20 दिनों की रणनीति, जिस तरीके से लास्ट 20 दिनों में मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्या है इसी 25 तारीख से लगभग क्या है तैयारी करना स्टार्ट किया है, क्योंकि इससे पहले पीजी के एग्ज़ाम चल रहे थे तो पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और अभी मैं 25 तारीख से लगभग 25-30 दिन पढ़ने वाला हूँ। 25 दिन, आप 25 दिन मान सकते हो, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं पढ़ना अक्सर ही छोड़ दिया करता हूँ, लगभग 2 दिन पहले। ठीक है, तो लगभग 20-25 दिन पढ़ के हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, रीट जैसे एग्ज़ाम में तो वो रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो नया वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।